नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो इससे पहले की कहानी दोस्तों हम आपको कल सुना चुके थे कि दक्षपुर के महाराज के यहाँ से राजकुमारी सूर्यांशी के लिए इनविटेशन आता है कि उर्वशी और बलदेव राज के बच्चे का नामकरण संस्कार है। तो उर्वशी दक्षपुर पहुंच जाती है, लेकिन बलदेव राज राणा अमर सिंह को लेकर कुछ परेशान थे। तो इससे आगे की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं कि अमर सिंह राणा के साथ क्या हुआ था और बलदेव राज क्यों चिंतित थे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बलदेव राज महापंडित विधानाचार्य के पास जाकर बोले, क्षमा कीजिए, पर हमारी धर्मपत्नी उर्वशी की सखी और सोनपुर की राजकुमारी सूर्यांशी ने हमारे पुत्र का नामकरण जयदेव किया है। महापंडित विधानाचार्य बोले, युवराज, आपने वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा को तोड़ा है। इस राज्य में भी जो भी शिशु जन्म लेता है उनका नामकरण हम ही करते हैं। आपने हमारा अपमान किया है। हम आपको श्राप देते हैं कि तभी सूर्यांशी कक्ष में प्रवेश करके कहती है, रुकिए ऋषिवर, इसमें युवराज बलदेव राज की कोई गलती नहीं है। नियम तो हमने तोड़ा है। आपका अपमान हमारी वजह से हुआ है। जो श्राप देना है हमें दीजिए। विधानाचार्य कहने लगे, राजकुमारी सूर्यांशी, दोष युवराज बलदेव राज का है। दंड भी उन्हें ही मिलेगा, आप दूर रहें। युवराज बलदेव राज, आप दंड के भागी हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि जिस पुत्र की वजह से आपने हमारा अपमान किया है उसकी सूर्यास्त ढलने तक मृत्यु हो जाएगी। उर्वशी ऋषिवर के लिए भोजन पकाकर कक्ष में लाई थी। इस असहनीय श्राप की पीड़ा उनके कान में गूंज उठी। हाथ से भोजन का पात्र जमीन पर धड़ाम से गिर गया। वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। युवराज बलदेव राज पीछे मुड़कर देखे तो उर्वशी बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उर्वशी को गोद में उठाकर राज्यवैद्य की ओर चले गए। सूर्यांशी विधानाचार्य जी के चरणों में गिरकर आंसू बहाने लगी। ऋषिवर, ये आपने क्या किया? इतना कठोर और असहनीय श्राप दे दिया। रहम कीजिए, वापस ले लीजिए श्राप। विधानाचार्य जी बोले, उठो पुत्री, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता। हम चाहकर बदल नहीं सकते। सूर्यांशी बोली, कोई तो उपाय होगा ऋषिवर। क्या सूर्यास्त के साथ ही अंत हो जाएगा हमारे प्रिय और दुलारे जयदेव का? विधानाचार्य बोले, हाँ पुत्री, पर हम उर्वशी और बलदेव राज की होने वाली अगली संतान के वक्त को घटा के 3 महीने कर सकते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद एक अद्भुत और शूरवीर योद्धा पैदा होगा। सूर्यांशी सीधे राजवैद्य जी के कक्ष की ओर चली जाती है, जहां बलदेव राज
उर्वशी को गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। राजवैद्य जी बोले, युवराज, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने औषधि दे दी है, बस कुछ देर बाद होश आ जाएगा। उर्वशी को सूर्यांशी कक्ष में प्रवेश करके बलदेव राज के कंधे पर हाथ रख के हुए सांत्वना देती है। राजवैद्य जी कक्ष में चले जाते हैं। बलदेव राज बोले, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है राजकुमारी सूर्यांशी, नियति में यही लिखा था, उसको कैसे बदल सकते हैं हम। जो दुख किस्मत में लिखे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे ना। सूर्यांशी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। सब हमारी ही वजह से हुआ है युवराज, हमारी ही जिद की वजह से आपके पुत्र के प्राण गए हैं। काश हम नामकरण नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सब दोष हमारा ही है, काश हम आते ही नहीं। दक्षपुर तो बेहतर रहता। अब प्रजा को क्या जवाब देंगे हम, उनको पता तो चलना ही है। कितना भी छुपा लो सच का पता चल ही जाएगा। हमने दक्षपुर से सारी खुशियाँ छीन ली, ग्रहण लगा दिया हमने। सब पर कितना मानते थे दक्षपुर के लोग हमें, और तो और शाम को सारी प्रजा हमसे मिलने के लिए, सवाल पूछने के लिए उत्सुक है। किस मुंह से हम उनके सामने जा पाएंगे। युवराज बलदेव राज बोले, आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए और संध्या के समय उसी गर्व और चमक के साथ सारी प्रजा से मिलना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूर्यांशी बोली, नहीं युवराज, क्षमा कीजिए, हम और अधिक कष्ट नहीं दे सकते। हमारी जिद की वजह से और न जाने क्या क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसी वक्त वापस अपने सोनपुर लौट रहे हैं और आप हमें रुकने का आग्रह न कीजिए। सूर्यांशी संध्या होने से पहले प्रजा की नज़रों से बचकर वापस अपने सोनपुर की ओर लौट जाती है। इधर प्रियांशी धीरे धीरे मुगल गुप्तचर फैजल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। फैजल सोच रहा था कि प्रियांशी को फंसाकर वो रणविजय से विक्रम सिंह की हत्या करवा देगा और बाद में रणविजय को मारकर सोनपुर और सूर्यांशी पर राज करेगा। प्रियांशी बोली, देखो ना शिवम, कितने अच्छे और मनमोहक फूल हैं इस बगीचे में। आपको शायद याद नहीं, आप बचपन में हमें ये सुगंधित पुष्प लाकर देते थे पाठ पूजा के लिए और हमारे केशों में सजाने के लिए। फैजल बोला, हाँ हाँ, वो बचपन के दिन कितने सुहावने थे। पर आप आदेश कीजिए राजकुमारी, हम तो आज भी आपके लिए फूल तोड़कर ला सकते हैं, कहीं से भी। प्रियांशी हंसते हुए, अच्छा, तो क्या आप फूल तोड़कर लाते ही रहेंगे जिंदगी भर, या आगे भी बढ़ेंगे कुछ? फैजल कुछ देर सोचकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? प्रियांशी बोली, हम ये कह रहे हैं
शिवम जी की जिंदगी भर हमारे लिए फूल तोड़कर लाते रहोगे? हमारी जिंदगी फूलों जैसी महका दोगे कभी? फैजल बोला, ओ अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि हम अपने प्यार का इजहार आपसे करें, पर आपको कैसे पता चला हम आपसे प्रेम करते हैं? प्रियांशी कहने लगी, कुमार, आपकी नज़र सब कुछ बिना कहे ही बता रही है। आपके मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और। कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और रहे हैं। दिल के जज्बात को अंदर मत छिपाइए। फैजल घुटनों के बल बैठकर, प्रियांशी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमसे प्रेम करके हमारी जीवन संगिनी बनोगी? प्रियांशी शर्माने का नाटक करते हुए, हम भी आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं शिवम जी। अच्छा, हम जा रहे हैं महल की ओर कुछ खाने के लिए। आप कुछ देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए हमारी, शीघ्र ही वापस आते हैं। प्रियांशी बगीचे से महल के अंदर चली जाती है। फैजल मन ही मन हंसते हुए सोचता है, मुगल सम्राट जलाल खान तो बेवकूफ़ है, वो क्या जाने हुस्न का आनंद, वो भी इतनी खूबसूरत राजकुमारियों के साथ। इसको भी रखूँगा और सूर्यांशी को भी। जब जी भर जाएगा तो दोनों की बलि चढ़ा दूँगा। प्रियांशी महल में चली जाती है, जहाँ राजकुमारी सूर्यांशी पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रियांशी पूछने लगी, क्या हुआ जीजा? आपकी आंखों में आंसू कैसे? दक्षपुर में कैसा रहा आपका अतिथि सत्कार? और आप तो 2-3 दिन बाद आने वाली थीं और अचानक से चुपके से आ गईं। सूर्यांशी बोली, हमारी वजह से युवराज बलदेव राज के पुत्र को श्राप लग गया, उनकी खुशियाँ छिन गई। हमें पता नहीं था, हमने उनके पुत्र का नामकरण कर दिया था। ये उनकी रीति मर्यादा के खिलाफ था। वहाँ जन्म लेने वाले बच्चों का नामकरण सिर्फ महापंडित विधानाचार्य ही करते थे। इसलिए जब बलदेव राज ने ये बात बताई तो उन्होंने अपमान समझकर श्राप दे दिया कि सूर्यास्त तक तुम्हारे शिशु की मृत्यु हो जाएगी। सूर्यांशी कहने लगी, जीजा बाई, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अनजाने में गलती हो गई आपसे, उसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। तभी सेनापति विक्रांत कक्ष की ओर आकर बोले, राजकुमारी सूर्यांशी की जय हो। आपके पिताश्री ने आपको बुलाया है और प्रियांशी आपको भी। प्रियांशी बोली, आप चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर में जीजाबाई। चलिए, पिताश्री ने बुलाया है हम दोनों को, और आप विलाप छोड़ के प्रसन्न मन से चलिए। दोनों कक्ष से निकलकर महाराज विक्रम सिंह के कक्ष की ओर चली जाती हैं, जहां पर प्रियांशी के पिताश्री रणविजय बात कर रहे थे। महाराज विक्रम सिंह बोले,
आओ पुत्री, बैठो हमारे पास। हमने और मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आप विवाह योग्य हो गई हैं और आपके पिताश्री की इच्छा थी कि योग्य वर की तलाश की जाए। तो हमारी नज़र में सेनापति विक्रांत से योग्य वर हो ही नहीं सकता। आपकी क्या राय है प्रियांशी? बोली, पर मैं चाहती हूँ कि मैं विक्रांत जी को थोड़ा और जान पहचान लूँ, समझ लूँ। थोड़ा समय चाहिए महाराज हमें। मंत्री रणविजय बोले, मैं भी महाराज की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। विक्रांत एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ एक योद्धा भी है। उसके साथ आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर आपको कुछ समय चाहिए तो ले लीजिए। मैंने और महाराज ने ठीक 10 दिन बाद बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त देखा है। उसी समय हम आपका विवाह करेंगे। सूर्यांशी बोली, ये तो खुशी की बात है मंत्री जी। तो तब तक बैना सही निर्णय ले लेगी। महाराज विक्रम सिंह बोले, हाँ पुत्री सूर्यांशी, और आपने अभी हमारी बिटिया को सोनपुर की सैर न कराई। जाओ दोनों बहनें घूमो, खेलो। प्रियांशी और सूर्यांशी दोनों आज्ञा लेकर चली जाती हैं। प्रियांशी बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, हम अभी शिवम से कुछ बातें करके आते हैं। फैजल को इंतज़ार करते हुए 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया था। ये लड़की भी ना, मन तो कर रहा है इसको मार दूं। शांत फैजल शांत, गुस्सा करने से काम बिगड़ सकता है। प्रियांशी आकर बोली, क्या काम बिगड़ सकता है शिवम जी? फैजल बोला, कुछ नहीं राजकुमारी, आपने आने में इतना वक्त कैसे लगा दिया? कहाँ थी आप? हम कब से पागलों की तरह आपका इंतज़ार कर रहे थे। प्रियांशी बोली, अच्छा तो ये बात है, पर हम आपसे शाम को मिलते हैं, कुछ काम आ गया है हमें, यही बताने आए थे हम। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, आप चुपके से चले जाइए यहाँ से। फैजल बोला, ठीक है राजकुमारी, लेकिन शाम को आना ज़रूर। फैजल वहाँ से चला जाता है। प्रियांशी मन ही मन हंसते हुए, जा मुगल, बहुत जल्द तेरी मृत्यु निकट आ रही है। उससे पहले थोड़ा सा तड़पा लूँ तेरे को। प्रियांशी बगीचे से निकलकर सूर्यांशी के कक्ष की ओर चली जाती है, जहाँ दोनों ने पिकनिक का सारा सामान पैक कर लिया था। शाही रथ पर सवार होकर दोनों बहनें पिकनिक मनाने चली जाती हैं सोनपुर की खूबसूरत वादियों में। प्रियांशी बोली, क्या सुहावना माहौल है जीजाबाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुहावना मौसम। सूर्यांशी घूमते घूमते एक हिम पर्वत पर चली जाती है, जहाँ पर बर्फ से एक खूबसूरत आशियाना बना हुआ था। प्रियांशी बोली, देखो जीजाबाई, वो बर्फ से कितना आकर्षक आशियाना बना है, उसमें अंदर चलते हैं। सूर्यांशी कुछ देर सोचने के बाद, ऐसे इस सुनसान हिम पर्वत पर इतना अच्छा बर्फ से बना आशियाना, कुछ तो गड़बड़ है।
आगे खतरा हो सकता है बहना। प्रियांशी कहने लगी, कुछ नहीं जीजाबाई, ऐसा करो, आप पिकनिक वाली टोकरी रथ से लेकर आओ, इसी के अंदर सुकून से बैठकर भोजन करेंगे। प्रियांशी बात को टालते हुए आगे बढ़ जाती है। सूर्यांशी भी उसके पीछे पीछे टोकरी लेकर चली जाती है। बर्फ के आशियाने के अंदर जाकर देखती है तो बहुत ही मनोरम दृश्य था। उसके अंदर जंगल से लाए गए मधुर फल और बर्फ से बनी सेज थी। टेबल कुर्सी भी बनी हुई थी। राजमहल के कक्ष जैसी सारी वस्तुएं बनी थी। सूर्यांशी और प्रियांशी दोनों उस बर्फ के आशियाने में बैठकर टोकरी से फल और पकवान निकालकर खाने लगी। प्रियांशी बोली, जीजाबाई, मैंने आज तक इतनी सुंदर पिकनिक नहीं मनाई। देखो कितना अद्भुत आशियाना है। यहाँ की चीज सारी सब क्या कारीगरी है। सूर्यांशी कहने लगी, वो सब तो ठीक है, पर ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं रहना चाहिए हमें। मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा था, हिम पर्वतों परेती रहता है, बहुत खूंखार होता है वो, नरभक्षी। प्रियांशी हंसते हुए, क्या जीजाबाई, आप भी ना, वो सब किताबों में होता है, असल जिंदगी में कोई यति वगैरह नहीं होता, सब मन का भ्रम होता है। फिर भी आप कहती हैं तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा नींद लेकर, मुझे न नींद आती जीजाबाई, खाना खाने के बाद तो थोड़ा आराम कर लूं। आप भी थोड़ा चैन की नींद लीजिए इस मनमोहक सेज का। प्रियांशी जैसे ही बर्फ से बनी हुई सेज पर आंख बंद करके सोने लगती है, तभी अचानक से बर्फ का आशियाना हिलने लगता है। सूर्यांशी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भूकंप आया हो। सूर्यांशी बोली, हमने कहा था ना बहना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। ज़रूर यति जाग गया और अब हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। सूर्यांशी कहने लगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी बाहर जाके देखती हूँ, आखिर कौन है जिसने हमारे आशियाने को हिला दिया। प्रियांशी आशियाने से बाहर निकलकर देखती है तो एक खूंखार और कर्कश आवाज़ में उसकी ओर बढ़ता हुआ एक हिम दानव दिखाई देता है। सूर्यांशी बाहर निकलकर देखती है तो उसकी कहीं बात सच निकली। ये हिम दानव था जो तेजी से हिम पर्वत को अपने वजन से हिलाता हुआ चला आ रहा था। प्रियांशी बोली, जीजाबाई, अब क्या करें? अच्छा होता सेनापति विक्रांत को साथ ले आते। खैर कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें जिंदा निकल जाएगा। तो दोस्तों, कैसे बचेंगी सूर्यांशी और प्रियांशी यति के हमले से, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।